हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में क्लास 7 एसएसटी हिस्ट्री से रिलेटेड लेसन 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट स्टडी किया है जो मुगल एम्पायर से रिलेटेड था। हम अपने नेक्स्ट इट मीन्स थर्ड वीडियो में लेसन 4 हिस्ट्री एसएसटी से रिलेटेड क्लास 7 का रेस्ट पार्ट और थर्ड पार्ट स्टडी करेंगे। अब हम पढ़ रहे थे अकबर का रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम स्टडी कर रहे थे। अकबर के रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम को कहा जाता है टोडरमल बंदोबस्त, जो कि अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल ने स्टार्ट किया था। अकबर के टाइम में जो पूरी लैंड थी वो अलग अलग 4 कैटेगरीज में डिवाइड थी। 4 कैटेगरीज में हर कैटेगरी का अलग नेम था। सबसे फर्स्टली है पोल्स। पोल्स पूरी जो लैंड थी उसको पोल्स, परौती, चच्चर और बंजार में डिवाइड कर दिया गया था। बंजर इट मीन्स ये होता है बैरन लैंड। बैरन लैंड इट मीन्स जिस जहाँ पे कोई फर्टिलिटी नहीं होती है। सबसे फर्स्टली है पोल्स। पोल्स फर्टाइल कल्टिवेटेड लैंड को कहा जाता था। इट मीन जो मोस्ट कल्टिवेटेड लैंड होती थी, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, उसे पोल्स कहा जाता था। परौती पोल से कम फर्टाइल लैंड को कहा जाता था, इसमें जहाँ पे प्रोडक्शन पोल से कम होता था। चच्चर इन्फीरियर लैंड इट मीन्स जहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ही कम होता था, उसे चच्चर कहा जाता था। बंजर इनफर्टाइल लैंड इट मीन्स जहाँ पे कोई भी फर्टिलिटी नहीं थी और जहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन नहीं था। ये है अकबर के टाइम में जो लैंड कैटेगरीज थे, लैंड्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ये वो कैटेगरीज है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द लैंड रेवेन्यू वॉज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। लैंड रेवेन्यू लिया जाता था फर्टिलिटी के बेस पे लिया जाता था। जितनी लैंड की फर्टिलिटी होती थी, जितनी लैंड पे से कल्टीवेशन होता था, उस बेस पे लैंड रेवेन्यू लिया जाता था। ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल। हर प्रोविंस इट मीन्स हर स्टेट को डिवाइड किया गया था रेवेन्यू सर्कल में विद डिफरेंट रेवेन्यू रेट्स, और उन हर एरियाज में अलग अलग रेट्स होती थी। अलग अलग क्रॉप्स पे अलग अलग रेवेन्यू रेट्स होती थी, जिसे हम कहते थे जब्त। जब्त किसे कहते थे? हर एरियाज में हर क्रॉप पे अलग अलग लैंड रेवेन्यू इट मीन्स टैक्स कलेक्शन की रेट होती थी। उस टैक्स कलेक्शन की रेट को जो अलग अलग एरियाज में अलग अलग होती थी, जब्त कहते थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द स्टेट शेयर वॉज 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस ऑफ लैंड विच कुड बी पेड इन कैश और काइंड। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है द स्टेट शेयर। स्टेट का पार्ट होता था जो कलेक्शन में, जो लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन किया जाता था, उसमें स्टेट का पार्ट होता था 1/3, और इसे कैश के फॉर्म में भी दिया जाता था या फिर दूसरी काइंड, एंड इन काइंड इट मीन्स दूसरे थिंग्स के फॉर्म में भी दिया जा सकता था। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, अब है अकबर के टाइम में ट्रेड क्या होता था, कि ट्रेड किस टाइप से होता था अकबर के टाइम में। इसमें ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स, इसलिए हम केवल कुछ पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे। अकबर ने गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था। गोल्ड कॉइन्स को कहते थे मोहर, सिल्वर और कॉपर्स की होती थी। अकबर ने अपने टाइम में गोल्ड कॉइन्स को स्टार्ट किया था, जिन्हें मोहर कहते थे, जो सिल्वर और कॉपर कॉइन्स भी अकबर ने यूज किए थे। इंडिया है ट्रेड लिंक विद चाइना। अकबर के टाइम में इंडिया का ट्रेड लिंक चाइना, यूरोप और सेंट्रल एशिया से हो गया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है फीचर्स ऑफ द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट पॉइंट है, आगे आने वाली क्लासेस में भी ज़रूर आएगा। मिलिट्री सिस्टम अकबर का बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ते हैं द मिलिट्री सिस्टम ऑफ अकबर वॉज बेस्ड ऑफ द मनसबदारी सिस्टम। अकबर का जो पूरा मिलिट्री सिस्टम था वो मनसबदारी सिस्टम पे बेस्ड था। मनसबदारी सिस्टम को सबसे पहले अकबर ने ही स्टार्ट किया था। इट मीन्स अब हम इसको पूरी तरह से सेपरेट करते हैं। मनसब मीन्स ए रैंक। मनसब का मीन्स होता था रैंक, और मनसबदार वॉज द होल्डर ऑफ द रैंक। इट मीन्स रैंक का जो पोस्ट पे होता था उसे मनसबदार कहते थे, और मनसब का मतलब होता था रैंक, एक पोजीशन। अकबर का मनसबदारी सिस्टम है द मुगल मनसबदार वर नोन बाय द नंबर ऑफ देयर जात एंड सवार। अब मनसबदारी सिस्टम को भी जात और सवार में डिवाइड किया गया था। मनसबदारी सिस्टम इट मीन्स मुगल मनसबदार को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जात और सवार। फर्स्टली हमारा स्टडी करते हैं हम जात में कौन कौन इंक्लूड थे। जात जो एक रैंक थी उसमें कौन कौन इंक्लूड थे। इंडिकेट देयर रैंक एंड सवार डिटरमाइन द नंबर ऑफ हॉर्सेस। इट मीन जात तो पर्सन की पोजीशन को डिक्लेयर करती थी, और सवार में क्या होता था कि किस पर्सन के पास कितने हॉर्सेस। सवार इट मीन्स हॉर्स पे सवारी करने वाला, किस पर्सन के पास कितने हॉर्सेस थे, ये सवार में डिक्लेरेशन होता है।
हॉर्समैन ने मनसबदार कुड कीप, जितने हॉर्सेस होते थे उसे उतना ही मनसबदारी, जैसे 5000 हॉर्सेस होते थे तो उसे 5000 मनसबदारी, 5000 मनसबदारी कहते थे। द लोएस्ट रैंक वॉज डेट एंड ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ 10 हॉर्समैन। सबसे ज़्यादा लोएस्ट रैंक थी जिसके पास 10 हॉर्स थे, उसे हम क्या कहते थे, उसे हम सबसे लोएस्ट रैंक कहते थे। फिर है जिसके पास हाईएस्ट रैंक होती थी 7000 हॉर्समैन, जिसके पास 7000 हॉर्समैन होते थे वो हाईएस्ट रैंक पे होती थी। एक बार मनसबदारी सिस्टम वापस से डिस्क्राइब कर देती हूँ। सबसे पहले मनसबदारी सिस्टम अकबर ने स्टार्ट किया था। मनसब का मतलब होता है रैंक, और मनसबदार जो रैंक का होल्डर होता है, जो पोजीशन पे होता है, उसे मनसबदार कहते हैं। मनसबदारी सिस्टम मुगल मनसबदार को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो जात रैंक को शो करता है, और सवार, जिस पर्सन के पास जितने हॉर्सेस होते थे वो उतना ही सवार होता था। सबसे लोएस्ट पोस्ट होती थी जिसके पास 10 हॉर्सेस होते थे, 10 हॉर्सेस होते थे, उसे सवार कहा, सबसे लोएस्ट रैंक का सवार कहा जाता था। और जिसके पास 7000 हॉर्सेस होते थे उसे सबसे हाईएस्ट रैंक का सवार कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा जहांगीर। जहांगीर जो अकबर का ही जो सक्सीसर था। जहांगीर को हम पॉपुलरली कहते हैं सलीम। जहांगीर का नेम था सलीम, और जहांगीर का ड्यूरेशन है 1605 से लेकर 1627 के बीच में। फर्स्टली जहांगीर का जो मेन जो था, जो उसने क्या क्या किया था जहांगीर के टाइम में, जहांगीर के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या हुआ था। जहांगीर ग्रांटेड ट्रेडिंग राइट्स टू पोर्तुगीज एंड लेटर टू द इंग्लिश। जहांगीर ने ट्रेडिंग राइट्स दे दिए थे। किसे दे दिए थे ट्रेडिंग राइट्स? पुर्तगालियों को दे दिए थे और इंग्लिशमैन्स को दे दिए थे। इन 1608 कैप्टन विलियम हॉकिंस, जहांगीर के टाइम में कौन सा जो ब्रिटिशर था वो इंडिया में आया था? कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था, जिसने रिप्रेजेंटेशन किया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। केम टू जहांगीर कोर्ट, जहांगीर के टाइम में आया था कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में। थॉमस रो भी आया था, जो इंग्लैंड का किंग था, वो भी आया था। विजिटेड जहांगीर कोर्ट, जहांगीर के कोर्ट में आया था 1615 में। इस सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ जहांगीर, अब ये तो हो गया जो नॉमिनल एस्पेक्ट्स, अब लेकिन सिग्निफिकेंट इट मीन जो प्रोमिनेंट एस्पेक्ट था जहांगीर में, जो स्पेशलिटी थी जहांगीर के टाइम में। इस सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ जहांगीर रेन वॉज पावरफुल रोल प्लेड बाय द हिज वाइफ। जहांगीर की जो वाइफ थी, उन्होंने जहांगीर के टाइम में, जहांगीर के ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा पावरफुल रोल प्ले किया था, और यही जहांगीर के कोर्ट का सिग्निफिकेंट, जहांगीर के रेन इट मीन्स एम्पायर का सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स था। नूरजहां जो जहांगीर की वाइफ थी, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जहांगीर के टाइम में। ये जहांगीर के टाइम का एक पावरफुल और सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, जहांगीर से हटके थोड़ा सा हम इधर आ जाते हैं, शाहजहां। शाहजहां का रूल था, सबसे फर्स्टली है, शाहजहां को हम खुर्रम कहते थे। शाहजहां को खुर्रम कहते हैं हिस्टोरिकल पॉइंट के अकॉर्डिंग, जो ओरिजिनल नाम था शाहजहां का। ही वॉज कॉल्ड द शाहजहां व्हेन बिकेम द किंग, लेकिन जब खुर्रम किंग बना तो उसे शाहजहां कहा जाने लगा। शाहजहां का ड्यूरेशन था 1628 से लेकर 1658 के बीच में। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, शाहजहां के टाइम के, शाहजहां के जो ए वॉज सक्सेशन बिटवीन द 4 ब्रदर। शाहजहां के टाइम में 4 वॉर हुए थे 4 ब्रदर्स के बीच में, इतनी शाहजहां के 4 सन थे जिनके बीच में वॉर हुए थे, उसे हम सक्सेसर का वॉर कहते हैं। किस किस के बीच में हुए थे? शुजा, औरंगजेब, मुराद और दारा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है औरंगजेब। फिर लेकिन इन सब बैटल में सक्सेसर का जो बैटल था शाहजहां के टाइम में हुआ था, शुजा, मुराद, औरंगजेब और दारा के बीच में हुआ था, जिसमें औरंगजेब जीत गया था और औरंगजेब भी मुगल एम्पायर का रूलर बन गया था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है जहांगीर ग्रेट। अब है हमारा कि मुगल एम्पायर में आर्किटेक्चर को किस तरीके से प्रोटेक्शन दिया गया था। मुगल एम्पायर में आर्किटेक्चर सिस्टम, इट मीन जहांगीर था, शाहजहां था, औरंगजेब था, इन्होंने आर्किटेक्चर सिस्टम को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया था। आर्किटेक्चर अंडर जहांगीर, जहांगीर के टाइम में ग्रेट मॉस्क बनी थी। फाइन एग्जाम्पल है पर्शियन आर्किटेक्चर का। पर्शियन आर्किटेक्ट का फाइन एग्जाम्पल है जहांगीर के टाइम में लाहौर में एक मॉस्क बिल्ड की गई थी, वो जहांगीर का टाइम का मोस्ट पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन आर्किटेक्चर का प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है आर्किटेक्चर अंडर शाहजहां। शाहजहां को तो इंजीनियर किंग कहा जाता है, इट मीन्स प्रिंस ऑफ बिल्डर कहा जाता है। शाहजहां इज द पॉपुलरली कॉल्ड प्रिंस ऑफ बिल्डर्स एंड इंजीनियर किंग। ही रेन कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज ए गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर।
शाहजहाँ के टाइम में आर्किटेक्चर फॉर्म बहुत ज़्यादा डेवलप हुई थी, इसे ही हम गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर कहा जाता है। इट मीन्स मुगल एम्पायर का गोल्डन एज शाहजहाँ के रेन को कहा जाता है, क्योंकि शाहजहाँ के टाइम में बहुत सारी बिल्डिंग्स, प्रॉस्पिरियस बिल्डिंग बिल्ट हुई थी और शाहजहाँ को प्रिंस ऑफ बिल्डर कहा जाता है और इंजीनियर किंग कहा जाता है। शाहजहाँ बिल्ट ताजमहल, शाहजहाँ ने आगरा में ताजमहल को बिल्ड किया था, रेड फोर्ट को बिल्ड किया था और जामा मस्जिद सिचुएटेड है दिल्ली में, जामा मस्जिद को बिल्ड किया था। द ताजमहल इज़ वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ताजमहल को 7 वंडर्स में से माना जाता है। म्यूज़िक और पेंटिंग में भी शाहजहाँ के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई थी। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है पीकॉक थ्रोन। शाहजहाँ के टाइम में ही पीकॉक थ्रोन भी फेमस था, जो पूरा ज्वेल था। इट मीन्स पूरा डेकोरेशन उसका ज्वेलरी से था। पीकॉक थ्रोन को तख्ते ताउस भी कहते हैं, जो शाहजहाँ के टाइम में था। एक थ्रोन था, एक सिंहासन था, जिसे हम तख्ते ताउस कहते हैं और जो पूरा ज्वेलरी से बना हुआ था। वॉज वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिशेंट आर्टिफैक्ट। मैग्निफिशेंट इट मीन्स मैग्नेट, जिस तरीके से आयरन को अट्रैक्ट करती है उसी तरीके से मैग्निफिशेंट, ये एक मैग्नेट थी तख्ते ताउस, जो सभी पर्सन को अट्रैक्ट करती थी। शाहजहाँ बिल्ट ए मोती मस्जिद, शाहजहाँ ने मोती मस्जिद को भी बिल्ड किया था, जो आगरा में है, फॉर द मेंबर्स ऑफ द रॉयल कोर्ट। रॉयल कोर्ट के मेंबर्स के लिए शाहजहाँ ने मोती मस्जिद को आगरा में बिल्ड किया था। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्टूडेंट्स पॉइंट्स, औरंगजेब आ जाता है। औरंगजेब का ड्यूरेशन है 1658 से लेकर 1707 तक। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे कीर नहीं है बेटा, गलत है, रॉन्ग लिखा हुआ है, पीर आएगा। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है क्योंकि जिस तरीके से पीर को हिंदी में अगर हम कहें तो हिंदुस्तानी में लैंग्वेज में तो पीर को हम फ़कीर कहते हैं, इतने संत कहते हैं। औरंगजेब को जिंदा पीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि औरंगजेब की जो लाइफ स्टाइल थी वो बहुत ज़्यादा सिंपल थी। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब बहुत ज़्यादा रिलीजियस पॉलिसी, इतनी रिजिड रिलीजियस पॉलिसी थी। औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी के अकॉर्डिंग औरंगजेब जिस तरीके से अकबर ने सभी रिलीजन्स को इक्वल मानता था, औरंगजेब इससे डिफरेंट था। औरंगजेब केवल अपने ही रिलीजन को आगे मानता था, सुपीरियर मानता था और उसने सारे रिलीजन्स पे बहुत सारे टैक्स लगा रखे थे। इससे जितने भी मराठा, राजपूत वगैरह थे सब औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी के अगेंस्ट हो गए थे। औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी है द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब वॉज जस्ट अपोजिट टू द अकबर, ये मैंने आपको बता दिया। विच वॉज वन टॉलरेंस, औरंगजेब डिडंट अलाउ न्यू टीम टू बी बिल्ट एंड रेदर डिस्ट्रॉय द एग्जिस्टिंग एंड द रीइम्पोज्ड ऑन द जजिया एंड द हिंदूज। सबसे फर्स्टली औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी के मेन पॉइंट है, औरंगजेब किसी भी रिलीजन को इक्वल नहीं मानता था, केवल अपने रिलीजन को इक्वल मानता था। और औरंगजेब ने जो अकबर ने जजिया टैक्स को रिमूव कर दिया था, डिमोलिश कर दिया था, औरंगजेब ने जजिया टैक्स को वापस लगा दिया था हिंदुओं पे। जजिया एक टैक्स था जो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, इट मीन्स हिंदुओं से लिया जाने वाला टैक्स था। अकबर ने जजिया टैक्स को वापस से हिंदुओं पे इम्पोज कर दिया था। और औरंगजेब ने जो अकबर हिंदुओं के फेस्टिवल सेलिब्रेट करता था, दिवाली, दशहरा और होली, अकबर ने इन सारे फेस्टिवल्स को औरंगजेब ने सारे फेस्टिवल्स को बैन कर दिया था। अकबर इन सारे फेस्टिवल्स को मानता था जबकि औरंगजेब ने इन सारे फेस्टिवल्स को बैन कर दिया था। दिस पॉलिसी ऑफ रिलीजियस प्रिस्क्रिप्शन एंड रिजल्टेड रिबेलियंस एंड द रिवॉल्ट ऑल द एम्पायर। औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसी थी उससे औरंगजेब के अगेंस्ट सभी पर्सन्स हो गए थे, इट मीन्स मराठा, राजपूत वगैरह ये सारे पर्सन औरंगजेब के अगेंस्ट हो गए थे। औरंगजेब ने, एक बार वापस बता देती हूँ स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी अकबर के अगेंस्ट थी। अकबर ने सभी रिलीजन को इक्वल माना था, लेकिन औरंगजेब ने सभी रिलीजन को इक्वल ना मानकर केवल अपने रिलीजन को सुपीरियर माना था। अकबर ने जो जजिया टैक्स को रिमूव कर दिया था, जो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, इट मीन्स हिंदुओं से लिया जाता था, औरंगजेब ने वापस से उसे इम्पोज कर दिया था। अकबर जो दिवाली और दशहरा फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता था सभी रिलीजन को इक्वल मानकर, लेकिन औरंगजेब ने दिवाली और दशहरा फेस्टिवल, होली फेस्टिवल जो हिंदुओं के फेस्टिवल थे उन्हें बैन कर दिया था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमारे थर्ड वीडियो में मुगल एम्पायर का हमारा थर्ड पार्ट फिनिश हुआ है, जो लेसन 4th क्लास 7th SST हिस्ट्री से रिलेटेड है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो, इट मीन्स अपने 4th वीडियो में औरंगजेब की ही रिलीजियस पॉलिसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो हमारे क्लास 7th था SST का लेसन 4th मुगल एम्पायर से रिलेटेड है।
नेक्स्ट वीडियो में।